Demak, anavi atir, ro'molcha o'shalarni ishi ekanda, a? Ha. Ular o'zlaricha oilamizni buzib, o'g'limizni sindirmoqchi bo'lishdi. Lekin bilib qo'ysin, sindira olmaydi. Biz sinmaymiz. Dadasi, nima qilamiz? Bolam endi o'ziga kelgan paytida uyatdan o'ladi-yu. Bu yoqda kelin homilador bo'lsa, unga zarar bo'lmasmikin? Qo'rqma. Biz himoya qilamiz. Agar kelin eshitib qolsa, qanaqa holatga tusharkin-a? Kelining kuchli ayol. Sen uni onasiniga jo'natding. Ko'z tegmasin, o'zgarib qaytdi. Unaqa ayol haqiqatga tik qaraydi. O'zi uchun kurashadi. Dadasi, siz qanday qaror qilsangiz ham qo'shilaman. Haqiqat yo'lidan boramiz. Shunaqa. Jiyan, Robiya, meni eshitdinglar. Men bu uyga kelib olib, o'zimni bekaman deb bildim. Mana kasal ham bo'lib qoldim. Robiya bo'lsa, tuni bilan meni boshimda o'tirgan ekan. Bu menga ancha shifo bo'ldi. Lekin men Robiyaga qancha azob bergan bo'lsam ham, u hammasiga ko'z yumdi. Men haqiqatdan ham uyatga qoldim. Mana, Robiya, bu kalitlar. Uyni bekasi sizsiz, Robiya, sizga topshiraman. Oling. Men sizlardan roziman. Mingdan ming roziman. Yo'q. Yo'q, ammajon. Amma. Bunaqa demang. Bu nima deganingiz? Siz oilamizni qolaversa avlodimizni boshsiz-u, amma. Ammajon, kalit sizda tursin. Ha? Siz oilamizni boshisiz. Sizda turgani to'g'ri bo'ladi. Ro'zg'orni o'zingiz bosh-qosh bo'lib yurg'izasiz. Ha? Siz menga ustoz, men sizga shogird. Bilmaganlarimni o'rgatasiz. Amma, siz meni otamdan qolgan yodgorligimsiz. Rahmatli otamni singlisiz. Unaqa demang. Jonim amma, oilani boshlig'i siz. Baraka sizda. Ha. Bir narsani biling amma. Siz hech qachon bu oilaga ortiqchalik qilmagansiz. Jiyan. Ha. Senga rahmat. Agar akam rahmatli hozir tirik bo'lganda sendanchi faxrlangan bo'lardilar. Sen ham xuddi akamga o'xshab oliyjanobsan. Sen qalbing toza bo'lasan. Men hayronman. Jiyan, Robiya. Shunday oila. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की किस ने साबित कर दिया कि हर वो इंसान जो खामोश रहता है ज़रूरी नहीं कि वो कमज़ोर हो। बाज़ वक़्त खामोशी के पीछे ऐसा सब्र होता है जो बड़े बड़े तूफ़ानों को भी शिकस्त दे देता है। आज की कहानी में एक तरफ रूबिया का बेमिसाल सब्र देखने को मिला तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी नज़र आए जो दूसरों के घर बर्बाद करने के लिए नई नई साजिशें तैयार कर रहे हैं। इधर नौदर के दिल पर भी एक ऐसा बोझ है जो इसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, जबकि उबीक मासी की गलतियों की कीमत मुसलसल अदा कर रहा है। आइए पूरी किस्त को तफसील से जानते हैं। किस्त का आगाज़ एक इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है। रूबिया अपनी सास के सामने एक ऐसा रुमाल रखती है जो उसके लिए सिर्फ़ एक कपड़ा नहीं बल्कि अपनी मरहुमा माँ की आखिरी निशानी था। इस रुमाल से इसे हमेशा अपनी माँ की खुशबू महसूस होती थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि इसे वो कीमती यादगार भी कुर्बान करनी पड़ी। सास जब ये देखती है तो एक लम्हे के लिए इनके चेहरे पर भी नदामत के आसार नज़र आते हैं।
मगर इनका गुरूर अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। वो अपनी सख्ती बरकरार रखने की कोशिश करती है, जबकि रूबिया बगैर किसी शिकायत के खामोशी से हर बात बर्दाश्त करती रहती है। दूसरी तरफ एक और खौफनाक हकीकत सामने आती है। एक शख्स अपने साथी को याद दिलाता है कि अब बाख्तियार ने पैगाम भेजा है कि कर्ज़ वापस करने की आखिरी मोहलत ख़त्म होने वाली है। अब अगर पैसे वापस न किए गए तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। इसी गुफ्तगू के दौरान एक नई साजिश भी सामने आती है। वो लोग नौदर के घर को बर्बाद करने का मंसूबा बनाते हैं। इनका कहना होता है कि नौदर की बीवी ज़रीना पहले बहुत ज़्यादा शक करने वाली और हसद करने वाली औरत थी। अगर इसके दिल में दोबारा वही शक पैदा कर दिया जाए तो पूरा घर चंद दिनों में बिखर जाएगा। ये बात सुनकर अंदाज़ा हो जाता है कि आने वाली किस्तों में नौदर और ज़रीना के रिश्ते को निशाना बनाया जाएगा। दुश्मन जानते हैं कि जब ख़ानदान मजबूत हो तो इसे बाहर से शिकस्त देना आसान नहीं होता, इसलिए वो अंदर से दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कमील को पता चलता है कि इसकी फूफी ने रूबिया को सबके सामने जलील किया है। यह खबर सुनते ही इसका खून खौल उठता है। वो फैसला करता है कि अब मज़ीद खामोश नहीं रहेगा और अपनी फूफी से खुलकर बात करेगा। लेकिन जहाँ रूबिया एक बार फिर अपनी अज़मत दिखाती है, वो कमील को नरमी से रोक देती है और कहती है कि बुज़ुर्गों से सख्त लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर अभी इन्हें कुछ कहा गया तो वो दिल पर ले लेंगे और हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। कमील हैरान होकर पूछता है कि आखिर तुम इतनी बेइज्जती के बाद भी खामोश क्यों हो। इस पर रूबिया बहुत खूबसूरत जवाब देती है। वो कहती है कि सब्र का फल ज़रूर मीठा होता है, लेकिन इस फल के पकने का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर जल्दी की जाए तो कच्चा पक्का हाथ आता है। वो मज़ीद कहती है कि मुझे महसूस होता है कि अम्मा जी के दिल में कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। अगर मैं गुस्से से जवाब दूंगी तो वह दर्द मज़ीद सख्त हो जाएगा, लेकिन अगर मोहब्बत से पेश आऊँगी तो शायद एक दिन इनका दिल बदल जाए। ये अल्फाज सिर्फ कमील ही नहीं बल्कि देखने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कमील अपनी बीवी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है कि तुम वाकई बहुत बड़ी दिल वाली औरत हो। फिर हंसते हुए कहता है कि शायद इसलिए मेरे सर के बाल कम होते जा रहे हैं, क्योंकि तुम मुझे हर बात शर्मिंदा कर देती हो। दोनों के दरमियान हल्की फुल्की मज़ाहिया गुफ्तगू भी होती है, जो इस संजीदा माहौल में एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा करती है। दूसरी तरफ उबीक के घर एक ख़तरनाक मंजर देखने को मिलता है। कर्ज वसूल करने वाले गुंडे सीधे इसके घर पहुंच जाते हैं। वो दरवाजे पर खड़े होकर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं और धमकी देते हैं कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं होगा। उबीक इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो भाग नहीं रहा, सिर्फ हालात ख़राब हैं, लेकिन वो लोग कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। शोर सुनकर उबीक की वालदा भी बाहर आ जाती हैं। वो हाथ जोड़कर इल्तिजा करती है कि इनके बेटे को कुछ और मोहलत दे दी जाए। वालदा की आजी देखकर कर्ज देने वाले वक्ती तौर पर नरम पड़ जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ आपकी इज़्ज़त की खातिर कुछ दिन और इंतज़ार करेंगे, लेकिन अगर इस बार भी पैसे ना मिले तो फिर कोई राहत नहीं होगी। ये मंजर देखकर उबीक की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं, क्योंकि आज इसकी गलती की सज़ा इसकी बुरी माँ को भी भुगतना पड़ रही है। इधर नौदर मुसलसल परेशान रहता है। ज़रीना महसूस करती है कि इसका शौहर कई दिनों से खामोश, उदास और गहरी सोच में डूबा रहता है। वो मोहब्बत से पूछती है कि आखिर क्या बात है, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करें। पहले मैं शक करती थी, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ। अब मैं आपकी साथी बनना चाहती हूँ। नौदर इसे तसल्ली देता है कि सब ठीक है, सिर्फ काम का दबाव ज़्यादा है। ज़रीना इसकी बात मान तो लेती है, लेकिन इसके चेहरे से साफ ज़ाहिर होता है कि वो महसूस कर रही है कि शौहर के दिल में कोई राज ज़रूर छुपा हुआ है। इसी दौरान साबका गलतियों पर पछताने वाली खातून भी रूबिया से दिल की बात करती है। वो कहती है कि अगर लोग आज भी मुझे चोर कहते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इस बात की है कि मेरी वजह से आप पर भी उंगलियां उठ रही हैं। रूबिया फ़ौरन इसका हौसला बढ़ाती है। वो कहती है कि लोगों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते, लेकिन इनकी सोच ज़रूर बदली जा सकती है। इसलिए वो एक खूबसूरत तजवीज़ देती है कि दोनों ख़ानदान मिलकर पूरे मोहल्ले की दावतें एक साथ दस्तरखान पर बैठें, एक जैसे कपड़े पहने और सबको अपनी आंखों से दिखाएं कि अब दोनों ख़ानदान एक हैं। रूबिया कहती है कि बाज़ वक़्त अल्फाज से ज़्यादा अमल बोलता है। अगर पूरा मोहल्ला अपनी आंखों से देख लेगा कि हम एक दूसरे को माफ़ कर चुके हैं, तो फिर किसी को अफवाहें फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। ये तजवीज़ सुनकर सबके चेहरों पर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है
اسی دوران ایک چھوٹا سا منظر پورے ماحول کو نرم کر دیتا ہے۔ ان کی ننھی بیٹی شکایت کرتی ہے کہ گھر میں کسی کے پاس اس کے ساتھ کھیلنے کا وقت نہیں۔ یہ بات سنتے ہی روبیہ اور کمیل دونوں اپنے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ احساس کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ان کی بیٹی ہے، نہ کہ کام یا پیسہ۔ دونوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور گھر میں ایک بار پھر ہنسی گونجنے لگتی ہے۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی بچے صرف چند لمحوں کی توجہ چاہتے ہیں، مہنگے کھلونے نہیں۔ ناظرین، دوسری طرف کہانی کا ایک اور اہم رخ ہمارے سامنے آتا ہے، جہاں ابیک اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ قرض لینے کے وقت اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ سود کا جال انسان کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اب قرض خواہ سیدھا اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اس کی ماں کے سامنے اسے بے عزت کیا جا رہا ہے اور ہر گزرتا لمحہ اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہا ہے۔ ابی کی والدہ بار بار ہاتھ جوڑ کر صرف تھوڑا سا وقت مانگتی ہے، لیکن ایسے لوگ رحم نہیں بلکہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ اسی دوران نذیر کے گھر کا ماحول بالکل مختلف ہے۔ زرینہ محسوس کر رہی ہے کہ اس کا شوہر اندر ہی اندر کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ پہلے والی زرینہ شاید شک کرتی ہے، لڑتی اور چیختی، لیکن اب اس کی شخصیت بدل چکی ہے۔ وہ محبت سے بولتی ہے کہ آخر کیا بات ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے چھپائیں مت، مگر نذیر سچ جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے، کیونکہ اسے خوف ہے کہ حقیقت سب سامنے آئی تو شاید گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ ادھر السن بھی اپنے دل کا بوجھ لیے بیٹھا ہے۔ وہ بار بار یہی سوچتا ہے کہ اس کی پرانی غلطیوں کی سزا صرف اسے نہیں بلکہ نذیر کو بھی مل رہی ہے۔ لوگ آج بھی نذیر کو چور کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اسی لیے وہ ایک خوبصورت تجویز دیتا ہے کہ کیوں نہ پورے محلے کو دعوت دی جائے، سب کے سامنے دونوں خاندان ایک ساتھ بیٹھیں تاکہ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان کوئی دشمنی باقی نہیں رہی۔ یہ صرف ایک دعوے نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ بدلنے کی کوشش ہے۔ دوسری طرف چھوٹی سی بچی اپنے والدین کی توجہ کے لیے ترس رہی ہے، نہ ماں کے پاس وقت ہے نہ باپ کے پاس۔ آخر دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے کام ایک طرف اور اولاد کی خوشی ایک طرف۔ وہ سب کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بچوں کو مہنگے کھلونے نہیں بلکہ والدین کا وقت اور محبت چاہیے ہوتی ہے۔ اسی دوران نذیر کا باپ بھی محسوس کر لیتا ہے کہ اس کا بیٹا کئی دنوں سے خاموش اور پریشان ہے۔ وہ بہت خوبصورت انداز میں اسے سمجھاتا ہے کہ بیٹا، انسان جب اپنے غم دل میں چھپا لیتا ہے تو وہ غم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن جب وہی غم اپنوں کے ساتھ بانٹ دیا جائے تو اس کا بوجھ آدھا رہ جاتا ہے۔ یہ مکالمہ اس ڈرامے کے بہترین جملوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ہر گھر میں ایسے حالات آتے ہیں جب انسان سب کچھ اکیلے برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر روبیہ اپنی نماز اور دعا میں مصروف ہے۔ وہ اللہ سے صرف ایک ہی دعا مانگتی ہے کہ اس کے دل میں کبھی نفرت نہ آئے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی ساس مطلوبہ نے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، لیکن وہ یہ بھی محسوس کرتی ہے کہ سخت مزاج لوگوں کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی درد چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ غصے سے نہیں بلکہ محبت سے اس دل کو جیتے گی۔ وہ خود سے کہتی ہے کہ پتھر کو توڑنے کے لیے ہتھوڑا نہیں بلکہ مسلسل گرنے والا پانی کافی ہوتا ہے۔